भारत के विकास में प्राइवेट सेक्टर की मजबूत पार्टनरशिप पर भी फोकस है। बजट में पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के स्कोप और टारगेट्स को क्लैरिटी के साथ सामने रखा गया है। डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन इसका एक अहम पहलू है। साथियों, जब देश में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज शुरू किए गए थे तो समय अलग था और देश की जरूरतें भी अलग थी। जो नीति 50-60 साल पहले के लिए सही थी, उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आज जब हम ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि पब्लिक मनी का सही उपयोग हो। कई ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं जो लॉस मेकिंग है। इनमें से कई को टैक्स पेयर्स के मनी द्वारा सपोर्ट करना पड़ता है। एक प्रकार से जो गरीब के हक का है, एस्पिरेशन से भरे युवाओं के हक का है, उन पैसों को इन एंटरप्राइज के कामों में लगाना पड़ता है और इस कारण अर्थव्यवस्था पर भी बहुत प्रकार का बोझ पड़ता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को सिर्फ इसलिए ही नहीं चलाते रहना चाहिए क्योंकि वो इतने वर्षों से चल रहे हैं, किसी के पेट प्रोजेक्ट रहे हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज किसी विशेष सेक्टर की जरूरत को पूरा कर रहे हो, किसी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस से जुड़े हो, तो मैं इस बात समझ सकता हूं और उसकी आवश्यकता भी समझ सकता हूं। सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार का फोकस लोगों के वेलफेयर और विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर ही रहना चाहिए। परियोजनाओं पर ही रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सरकार का शक्ति, संसाधन, सामर्थ्य कल्याण काम के लिए लगने चाहिए। वहीं सरकार जब बिजनेस करने लगती है तो बहुत तरीके से नुकसान भी होता है। निर्णय प्रक्रिया में सरकार के सामने कई बंधन होते हैं। सरकार में कॉमर्शियल निर्णय लेने का साहस का अभाव होता है। हर एक को भांति भांति के आरोप और कोर्ट कचहरी का भी डर रहता है और इस कारण एक सोच रहती है कि जो चल रहा है उसे चलने दो, मेरा तो दायित्व बहुत लिमिटेड टाइम का है, मेरे बाद जो आएगा वो देखेगा। इसलिए ये फैसला लेता ही नहीं है, जो ऐसा चलता है चलने देता है। ऐसी सोच के साथ बिजनेस नहीं हो सकता। आप भी भली भांति जानते हैं। इसका एक और पक्ष यह है कि जब सरकार बिजनेस करने लगती है तो उसके रिसोर्सेज का दायरा सिमट जाता है। सरकार के पास बेहतरीन अफसरों की कमी नहीं होती, लेकिन उनकी ट्रेनिंग मूलतः शासन व्यवस्थाओं को चलाना,
नीति निर्धारण नियमों का पालन कराना, जन कल्याण के कार्यों पर बल देने के उनके लिए आवश्यक नीतियों के निर्माण, और इन बातों में उनकी ट्रेनिंग भी हुई होती है और इसमें उनकी महारत भी होती है, क्योंकि जीवन के लंबे अरसे तक लोगों के बीच इस प्रकार के काम करते करते वो आगे आए हैं। ये काम इतने बड़े देश में बहुत ही महत्व का होता है, लेकिन जब सरकार बिजनेस करने लगती है तो उसे इन कार्यों से निकाल करके, ऐसे होनहार अफसरों को निकाल करके इस तरफ ले जाना पड़ता है। एक प्रकार से हम उसके टैलेंट के साथ अन्याय करते हैं, उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के साथ अन्याय करते हैं। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति का नुकसान होता है, उस एंटरप्राइज का नुकसान होता है, और इसलिए ये एक तरह से देश को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। हमारी सरकार का प्रयास लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ ही लोगों के जीवन में सरकार के बेवजह के दखल को भी कम करना है। यानी जीवन में ना सरकार का अभाव हो, ना सरकार का प्रभाव हो। साथियों, आज देश में सरकार के नियंत्रण में बहुत सारे अंडर यूटिलाइज और अनयूटिलाइज एसेट्स हैं। इसी सोच के साथ हमने नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है। ऑयल हो, गैस, पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर, ऐसे करीब 100 एसेट्स को मोनेटाइज करने का लक्ष्य हमने रखा है। इनमें 2.5 ट्रिलियन रुपए के इन्वेस्टमेंट के अवसर मिलने का अनुमान है, और मैं ये भी कहूंगा कि ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। सरकार जिस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है वो है मॉनेटाइज और मॉडर्नाइज। जब सरकार मॉनेटाइज करती है तो उस स्थान को देश का प्राइवेट सेक्टर भरता है। प्राइवेट सेक्टर अपने साथ निवेश भी लाता है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लाता है, टॉप क्वालिटी का मैन पावर लगाता है, मैनेजमेंट में बदलाव लाता है। इससे चीजें और मॉडर्नाइज होती हैं, पूरे सेक्टर में आधुनिकता आती है, सेक्टर का तेजी से विस्तार होता है और जॉब्स के नए अवसर भी पैदा होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट रहे, नियमों के तहत रहे, इसके लिए मॉनिटर करना भी उतना ही आवश्यक है। यानी मोनेटाइज और मॉडर्नाइज के साथ हम पूरी अर्थव्यवस्था की एफिशिएंसी को और बढ़ा सकते हैं। साथियों, सरकार के निर्णयों की वजह से जो राशि मिलेगी उसका इस्तेमाल जन कल्याण की योजनाओं में किया जा सकेगा। एसेट मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो पैसा आता है उससे गरीब का घर बनता है। वो पैसा गांव में सड़क बनाने काम आता है, वो पैसा स्कूल खोलने में काम आता है, वो पैसा गरीब तक साफ पानी पहुंचाने के काम आता है। सामान्य मानवी से जुड़े ऐसे कितने ही काम होते हैं। आजादी के इतने साल बाद भी हमारे देश में इस तरह की कमियां हैं। अब देश इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है। हमारी प्राथमिकता देश का सामान्य नागरिक, उसकी आवश्यकताएं, उसकी जरूरतें वो रहनी चाहिए। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसलिए एसेट मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा हर निर्णय देश में
नागरिकों के लिए, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, उनको एम्पावर करने में मदद करेगा। प्राइवेटाइजेशन से सामर्थ्यवान युवाओं के लिए बेहतर अवसर भी उपलब्ध होते हैं। नौजवानों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए ज्यादा अवसर मिलते हैं। साथियों, देश के हर एंटरप्राइज को एफिशिएंट बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति आज आप स्पष्ट रूप से अनुभव करते होंगे। इस बजट में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए जिस नई पॉलिसी की घोषणा की गई है, उसमें भी हमारा ये इरादा साफ साफ दिखता है। 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अलावा बाकी सारे पीएसयू के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी कम से कम पीएसयू रहें, जितनी जरूरत हो उतने ही रहें, ये भी हमने साफ किया है। ये नीति एनुअल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट से आगे बढ़कर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखते हुए इंडिविजुअल कंपनीज के चयन में मदद करेगी। इससे इन्वेस्टमेंट का भी एक क्लियर रोड मैप बनेगा। इससे हर सेक्टर में आपके लिए इन्वेस्टमेंट के नए अवसर बनेंगे और भारत में रोजगार की भी अपार संभावनाएं बनेगी। और मैं ये भी कहूंगा कि यह सब मूल्यवान एसेट्स हैं। इन चीजों ने देश की बहुत सेवा की है और आगे भी बहुत संभावनाओं से भरी पड़ी है। हमने बहुत बार देखा है कि जब मैनेजमेंट बदलता है तो इकाइयां नई ऊंचाई पर को छू लेती है। आप सब लोग वर्तमान से नहीं, भविष्य की जो संभावनाएं छुपी हैं, उससे इसका आकलन करें और मैं इनके उज्जवल भविष्य को स्पष्ट रूप से देख पाता हूं। साथियों, आज जब हमारी सरकार पूरे कमिटमेंट के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रही है, तो इससे जुड़ी नीतियों का इंप्लीमेंटेशन उतना ही अहम है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, कंपटीशन सुनिश्चित करने के लिए, हमारी प्रक्रियाएं सही रहे, पॉलिसी स्टेबल रहे, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक डिटेल्ड रोड मैप के साथ ही प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी और स्टेक होल्डर मैपिंग के लिए हमें दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखना होगा। हमें यह देखना होगा कि जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो लोगों के लिए तो लाभकारी हो ही, उस सेक्टर के विकास में भी मदद करें। साथियों, दिसंबर में वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप में से अनेक लोगों ने सोवरिन और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए टैक्स इंप्रूवमेंट जैसी कुछ बातें मेरे सामने रखी थी। आपने देखा है कि इस बजट में इसका समाधान किया जा चुका है। देश के काम करने की स्पीड आज आप अनुभव करते होंगे। प्रोसेस को तेज करने के लिए हमने एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया है, जो इन्वेस्टर के सिस्टम से जुड़े इश्यूज को तेजी से दूर करता है। इसी तरह अनेक सुझावों के आधार पर हमने बड़े इन्वेस्टर्स को कदम कदम पर मदद करने के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सिस्टम भी बनाया है। साथियों, बीते वर्षों में हमारी सरकार ने भारत को बिजनेस के लिए एक अहम डेस्टिनेशन बनाने के लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए हैं। आज भारत वन मार्केट,
वन टैक्स सिस्टम से युक्त है। आज भारत में कंपनियों के लिए एंट्री और एग्जिट के लिए बेहतरीन माध्यम उपलब्ध है। भारत में कंप्लायंस से जुड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज को लगातार सुधारा जा रहा है। लॉजिस्टिक्स को लेकर आने वाली समस्याओं को तेज गति से दूर किया जा रहा है। आज भारत में टैक्स सिस्टम को सिंपल किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी को बल दिया जा रहा है। भारत उन देशों में है जहां टैक्स पेयर के राइट्स को कोडिफाई किया गया है। लेबर लॉज को भी अब सरल किया जा चुका है। साथियों, विदेश से जो साथी हमारे साथ आज जुड़े हैं, उनके लिए तो एक प्रकार से भारत में नए अवसरों का खुला आसमान है। आप भी परिचित हैं कि एफडीआई को लेकर भारत ने अपनी पॉलिसी में किस तरह के अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं। एफडीआई फ्रेंडली माहौल और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स पीएलआई जैसे प्रोत्साहन के कारण आज निवेशकों के में भारत के प्रति उत्साह और बढ़ा है। ये बीते कुछ महीनों में हुए रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लो में स्पष्ट रूप से दिखता भी है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे राज्यों ने भी इसके लिए स्वस्थ स्पर्धा हो रही है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर तेजी से काम किया जा रहा है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आने वाले 5 वर्षों में 111 ट्रिलियन रुपए की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर हम काम कर रहे हैं। इसमें भी प्राइवेट सेक्टर के लिए लगभग 25 ट्रिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की संभावना है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारे यहां रोजगार और डिमांड को भी बढ़ावा देने वाले हैं। मुझे इस बात का भी एहसास है कि अनेक इन्वेस्टर्स भारत में अपना पहला ऑफिस खोलने की सोच रहे हैं। ऐसे सभी साथियों का स्वागत है और मेरा सुझाव है, गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर से बहुत मदद मिलेगी। इस सेंटर को इंटरनेशनली कंपैरेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत गवर्न किया जाएगा। ये आपके लिए काम करने का एक बेहतरीन बेस हो सकता है। ऐसे ही अनेक प्लग एंड प्ले सुविधाएं भारत में देने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, ये समय भारत की विकास यात्रा में नए अध्याय की शुरुआत करेगा। जो निर्णय अब लिए गए हैं, जिस लक्ष्यों की तरफ देश बढ़ रहा है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति पूरे प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा और बढ़ाएगी। दुनिया के सबसे बड़े युवा देश की अपेक्षाएं सिर्फ सरकार से नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर से भी उतनी ही है। ये एस्पिरेशंस बिजनेस की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। आइए हम सभी इन अवसरों का उपयोग करें, एक बेहतर दुनिया के लिए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दें। और इतनी बड़ी तादाद में आज आप इस संवाद में शामिल हुए हैं, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके पास गहरा अनुभव है, देश और दुनिया का अनुभव है। आपके उत्तम सुझाव हम लोगों को इन चीजों को तेज गति से आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, बजट में जो बातें आ चुकी है, सरकार ने जो नीति निर्धारित की है, जिन बातों को मैंने आज उल्लेख करने का प्रयास किया है, मुझे आपकी भी मदद चाहिए तत्काल तेज गति से इंप्लीमेंट करने का रोड मैप बनाने में। मुझे विश्वास है कि आप सबका अनुभव, आपका ज्ञान, आपका सामर्थ्य भारत की इस आशा अपेक्षा दोनों मिलकर के एक नई दुनिया निर्माण करने की ताकत पैदा करते हैं।
मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, आपके सुझावों का इंतजार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।